सर 2 मिनट है, मैं कैमरा ऑन करती हूँ। हाँ जी, ओके। अभी ये टॉपिक है गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ। ये टॉपिक में एनसीईआरटी लेवल पे, एनटी लेवल पे जब कभी भी ये एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, यू वुड बी हैविंग दिस टॉपिक फॉर ऑलमोस्ट लाइक 12 to 16 मार्क्स। गेटिंग इट? मतलब ये बहुत ही बड़ा हैवी वेटेज वाला चैप्टर है जो आपको बहुत ढंग से प्रिपेयर करना है, बहुत ढंग से। अब 3 से 4 क्वेश्चन हो गए मतलब इसका। लेकिन ये 3 से 4 क्वेश्चन के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, इट वुड बी समवेयर अराउंड 1000 to 1200। गेटिंग इट? मतलब इसमें लगभग आप 1200 क्वेश्चंस इसके आप प्रैक्टिस करने वाले हो। तो जिस दिन जो टॉपिक तुमको मैंने पढ़ा दिया, उस दिन वो टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस करके उसके ऊपर के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको तुम सॉल्व कर लो। तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको मार्क्स भी मिल जाएगा और अच्छे खासे लेवल पे टॉपिक भी खत्म होएगा। एक साथ प्रिपेयर करने के लिए बैठोगे तो ये टॉपिक तुमको लटका के छोड़ेगा, क्योंकि ये एक साथ करने के लिए तुमको लगभग एक 3 से 4 हफ्ता लगने वाला है। गेटिंग इट? चैप्टर खत्म होने के लिए। उसके बाद तुम प्रिपरेशन शुरू करोगे तो पहला हफ्ता तुम्हारा डेफिनेटली गायब हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक समझदारी तुमको दिखाना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंटली ये चीज को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ चार्जेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस विच इज एट रेस्ट। मतलब अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो उसके स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर वही चार्ज मोशन में आ गया तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। समझा? तो चार्जेस एट रेस्ट is electrostatics, charges in motion is electrodynamics, which is known as current electricity। तो ये एक मेजर फर्क है जो आपको मैंने सबसे पहले बताया। अब चार्ज है तो काफी लोग का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज। तो बेसिकली चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। It's a nature by which we come to know whether the charge is positive, negative or neutral। Getting it? Charge एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू है, एक ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये जो चार्ज है, जो मैंने आपको बोला कि इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल होने की वजह से ये क्या करता है, चीजों को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है या कुछ भी नहीं करता अगर वो न्यूट्रल है तो ये चार्ज के कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में चार्ज मतलब क्या था रे? हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है क्या नहीं? हमने प्रोटॉन्स पढ़े हैं, हमने न्यूट्रॉन्स पढ़े हैं, हमने अल्फा पार्टिकल के बारे में सुना है क्या नहीं? हमने ड्यूटेरॉन्स के बारे में सुना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें सुनी हुई हैं, बट उनको मैथमेटिकली भी हमने कभी अप्रोच इतना खास किया नहीं है। तो ये चैप्टर में वो अप्रोच भी आपको नजर आएगा। गेटिंग इट? तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनते हैं उसके लिए चार्जेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब चार्ज अगर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मतलब वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। और अगर एक चार्ज फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है तो उसका यूनिट भी होता है। अब मजेदार बात यह है कि चार्ज का ऐसा यूनिट सबको मालूम है, कूलॉम। मजा कब आने वाला है? जब मैं तुमको पूछूंगा कि इसका सीजीएस यूनिट क्या है, बताओ। तो बताइए सीजीएस यूनिट क्या है इसका? सर फ्रैंकलिन ESU रहे ना वो? ESU is the so-called CGS unit of it. And whenever I say there exists a CGS unit, the next question comes is what is the relation between the SI and CGS1? तो जो यहाँ पे पैरामीटर आने वाले हैं वो आपको याद रखने हैं कि इसका SI यूनिट कूलम है, CGS यूनिट इसका स्टैट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज ESU है। And relation between 1 coulomb and 1 ESU is 1 coulomb is equals to 3 into 10 raised to 9 ESU. And dimensions of charge is nothing but A1T1 because it is current into time. लिया है,
लेट्स मूव फर्दर। चार्जेस के कुछ फंडामेंटल पार्ट, मतलब ये तो जो हमने बात किया, ये हमारे वर्ल्ड के पूरे ग्लोब के जो गवर्निंग फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो कण कण में स्थापित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसका चार्ज देके रखा हुआ है। ऑब्वियसली थोड़ा सा केमिस्ट्री के जैसा रखा नहीं है हमने, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सिंपली 1.6 into 10⁻⁹ के बजाय -1.6 बोलेंगे, क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव है। प्रोटॉन का सेम वैल्यू बट पॉजिटिव वैल्यू, न्यूट्रॉन का कोई भी प्रकार का चार्ज होता नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। ओके, मालूम, मतलब वो इट्स अ नोन फैक्ट। अब व्हाट इज अ चार्ज बॉडी एंड व्हाट इज अ न्यूट्रल बॉडी? तो गाइस जस्ट हैव अ लुक एट इट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड by the formula Q is equals to plus or minus NE। ये आपने केमिस्ट्री में सुना रहेगा, Q is equals to plus or minus NE करने से कितने अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल अवेलेबल है ये हमको समझ में आ जाते हैं। तो अभी क्या बोला? मैंने बोला कि चार्ज अगर ढूंढना है हमको, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ढूंढने का जो फॉर्मूला है दैट इज Q is equals to plus or minus NE, जहाँ पे E इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन है तो क्या रहेगा पता है, प्रोटॉन है तो क्या रहेगा पता है, न्यूट्रॉन है तो क्या रहेगा पता है, एंड N इज द नंबर ऑफ चार्जेस वी हैव। समझा? तो टोटल चार्ज कितना है वो हमको निकल के आ जाता है यहाँ पे। अब ये हो गई बात फॉर्मूला की। क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड नेट चार्ज इन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब सिंपली वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन के अंदर, अभी ये तो ऑक्सीजन तो सबसे बेसिक एलिमेंट है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि तुमको पता होगा कि ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का नंबर ऑफ चार्जेस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ क्या रहेगा चार्ज, इट वुड बी 8 into 1.6 into 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही आएगा, खाली नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आपको पॉजिटिव चार्ज भी मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी मिलेगा, और दोनों को ऐड करने पे आपको नेट चार्ज मिलेगा। अब आपको मैं एक राज की बात बता दूं जो बचपन से आपको पता है कि एक एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है। समझ में आया? कोई भी एटम होता है ना, कोई भी एटम, तो वो एटम न्यूट्रल होता है, मतलब नेट चार्ज उसका हमेशा क्या आएगा, 0, 0 आएगा। गेटिंग इट? और अगर उसके ऊपर कोई नेट चार्ज आ गया तो वो एटम नहीं है, फिर वो कटायन और अनायन ऐसा बनता है। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर NaCl इज न्यूट्रल बट सेपरेटली इट इज Na plus Cl minus। समझा? तो ये चीज का गेम यहाँ पे भी होता है, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। कुछ बहुत बहुत बेसिक से शुरू किया हूँ, एकदम इन डेप्थ शुरू किया हूँ, क्योंकि पहला टॉपिक है तुम्हारे बोर्ड्स का, तो जरा इज्जत से उसके साथ पेश आना ही पड़ेगा हमको। चलिए, तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो तुम्हारे पास रह जाएगा। इतना कुछ खास था नहीं सब, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, एक 15-20 मिनट में तुम पहुंच जाओगे प्रॉपर लेवल पे। अब न्यूट्रल बॉडी वर्सेस चार्ज बॉडी। अ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हैं, तो उन दोनों को हम बोले, मतलब उन दोनों का मिश्रण वुड बी गिविंग यू नेट चार्ज 0 व्हिच इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल बॉडी। गेटिंग इट? बट अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। समझा? पक्का? एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया तो देयर वुड बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस दैट वुड बी टेकिंग प्लेस। समझा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, जब तक कोई भी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तब तक आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है तो आपको दिखेगा कि चार्ज एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, दैट इज हायर पोटेंशियल से ट्रैवल करके लोअर पोटेंशियल में जा रहा है। ठीक है, तो व्हेनेवर अ पर्टिकुलर बॉडी इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, और अगर वो खो बैठता है, लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑब्वियसली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो मैं उम्मीद करता हूं सबको पता है। अब न्यूट्रल बॉडी हो गया, चार्ज बॉडी हो गया, ठीक है। एग्जांपल्स हमने ले लिए कि कौन देगा, कौन लेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या कहलाएगा। अभी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है भाई, तो ध्यान से सुनो भाई साहब, क्या प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला प्रॉपर्टी कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अगर वो ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, कोई भी डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही रहने वाला है, वो कभी भी बदली नहीं होएगा। दिस इज पहला चार्ज का प्रॉपर्टी, ठीक है। इधर अगर तुमको दिख रहे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये +6 कूलम हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये -5 कूलम हो गया, दो चार्जेस। नेट चार्ज करने जाऊंगा तो 6 - 5 + 1, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 कूलम हो जाएगा, ठीक है। यू कैन कॉल इट कूलम, यू कैन कॉल इट कूलम, ठीक है, तुमको जो बोलना है बोलो, बट ये मत भूलो कि वो चार्ज का यूनिट है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि क्या चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरा प्रॉपर्टी, just like energy, just like momentum, there is conservation of charge that is seen. समझ में आ रहा है? You would be always seeing conservation of charge. Now what do you mean by conservation of charge? जितना चार्ज पहले था सिस्टम में, उतना ही चार्ज बाद में भी होगा सिस्टम में। करेंगे, the total amount of charge in a system is going to be always constant. तुम बोलोगे ऐसे कैसे कांस्टेंट रहेगा भाई, ऐसे कैसे? तो देखो यहाँ पे देखो, हमने एक सिस्टम कंसिडर किया है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा प्लस कूलम का एक स्फीयर है, ठीक है, +6 कूलम का स्फीयर है, और आपके राइट हैंड साइड पे यू वुड सी -4 कूलम का यहाँ पे एक स्फीयर है। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेट चार्ज ओवर द सिस्टम? It is +2. +2. Getting it? It is 6 - 4. Getting it? It is +2 कूलम। समझ रहे? अब अभी अगर ये सिस्टम को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, अगर मैंने इनको जोड़ा मतलब टच करा दिया इसको, ऐसे कुछ कंडक्टिविटी मैंने वायर वगैरह लगा दिया दोनों के बीच में, दिख रहा है, एक पतला सा वायर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं वायर लगाऊंगा, अभी पहले क्या हो रहा था, पहले दोनों दूर दूर थे, बिकॉज देयर वाज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, बट नाउ आई हैव क्रिएटेड अ कॉन्टैक्ट, मींस आई हैव क्रिएटेड अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या होगा, अब क्या होगा? और 6 से -4 की तरफ जाएगा चार्ज। यस, जैसे हमने कहा था कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अपना जो रास्ता है वो शुरू कर देगा। Getting it? मतलब +6 कूलम से -4 कूलम में चार्ज जो है ट्रांसफर होंगे। देखो ना यहाँ पे, अब जैसे कि एक प्लस गया वहां पे, ठीक है, एक और गया, ओके। अभी तुम अगर देखोगे तो ये जो प्लस और माइनस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। Getting it? ये जो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। अभी जो नया चार्ज जो सिस्टम में है वो कितना है, लेफ्ट वाले में +4 हो गया और राइट वाले में खाली -2 हो गया। बट अभी भी तुम नेट चार्ज करोगे तो 4 - 2 कितना आंसर आने वाला है नेट चार्ज का, 2 कूलम ही आने वाला है। समझ गए भैया? पक्का पक्का 100%। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। ये लोग जानबूझ के बार बार तुमको घुमाने का कोशिश करेंगे, बट तुम कभी मत घूमना। तुम याद रखना कि चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। समझ गए? प्रॉपर्टी नंबर 2 था ये। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 थोड़ा सा नया लगता है बच्चों, बाकी के दो तो समझ में आता है, ठीक है। ये नया क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वर्ड इटसेल्फ, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
Getting it? Charges can be quantized. What is the meaning of quantization? इसका मतलब ये है कि भाई ये जो चार्ज जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा. Getting it? It would be always existing in multiple of whole number multiple of 1.6 into 10⁻⁻19. ऐसा कभी नहीं होएगा कि तेरा कोई चार्ज है जो 0.5 E है 1.3 E है. It would be always existing in whole number. ठीक है, अभी वो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, depends on the nature, but it would be existing in this type of format only. Clear? Property number 3. तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गए सबको अच्छे से. चौथा, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज का वैल्यू जब तक तुम खुद कंडक्टिविटी क्रिएट नहीं करते हो खुद से वो बदली नहीं होएगा. वी कंसिडर आइडियल कंडीशंस हियर. Getting it? एंड चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और एक होता है मैग्नेटिक चार्ज. ओके, अभी ये दोनों के दोनों चार्जेस अपने अपने लेवल पे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. मैग्नेटिक चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. मैग्नेटिक चार्ज मतलब पोल हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गया. तो ये इनका खुद का क्षेत्र तैयार करते हैं एंड दे इफेक्ट अदर चार्जेस व्हिच कम इनटू देयर फील्ड. वो सब हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. फिलहाल तुम्हारे सामने प्रॉपर्टी 3 का स्क्रीनशॉट दे दो ना. प्रॉपर्टी नंबर 3 का ये लो बेटा, ले लो. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया सर. Then this is so-called property number 4, that is which is invariance of charge and your electric and magnetic field effects. अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर निकालना. टोटल नेगेटिव चार्ज एक बॉडी के ऊपर -6.4 इंटू 10⁻18 है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द बॉडी कितने रहेंगे बताओ. चल, Q is equals to plus or minus any. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है भाई साहब, डायरेक्टली टोटल चार्ज मतलब कैपिटल Q दे के रखा है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n कितना है ढूंढना है. E का वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, इट वाज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये तमाम चीज जब हम एक साथ रखेंगे तो हमको यहाँ पे n का वैल्यू मिलेगा 40. गेटिंग इट? बोलते ना अति घाई संकटात नहीं. ठीक है, तो तुमने सीधा 4 16 64 कर दिया, लेकिन तुम ये भूल गए कि इधर 10⁻⁻18 है और इधर 10⁻⁻19 है. तो ये क्वेश्चन जो कि बहुत इजीली बच्चे को 4 मार्क दे सकता था, बट इंस्टेड क्या करके गया, 1 मार्क लेके गया. समझा? इसीलिए सावकाश जा, अति घाई नको. समझा? पक्का? स्क्रीनशॉट. Move ahead. अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग. एक न्यूट्रल बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं. Now guys, you might have heard about the बचपन का खेल जहां पे स्कूल वगैरह जाते थे, है कि नहीं? क्या दिन थे वो भी जब हम स्कूल वगैरह जाते थे, है कि नहीं? तो स्कूल में बैठे हैं और ऐसा स्कूल में ना ऐसा काफी बार ऐसा होने कि फ्री पीरियड मिलता था, टीचर मतलब आया नहीं. स्कूल में आया लेकिन टीचर क्लासरूम में नहीं आ रहा है, कोई काम में बिजी हो गए, कुछ एकेडमिक्स में बिजी हो गए. ठीक है, तो बच्चे के फुल मजे रहने के, बच्चा वो इसका इंतजार में रहता था. बच्चा स्कूल जाता था 2 चीज के लिए, फ्री पीरियड और रिसेस, जब उसको डब्बा खाने मिलेगा. करेंगे तो वो फ्री पीरियड के टाइम पे तुमने सबने ये चीज किया रहेगा, वो कैमलिन का 15 सेंटीमीटर का स्केल आता था. गेटिंग इट? और तुम्हारे कंपास बॉक्स में वो नटराज पेंसिल या अप्सरा पेंसिल को जो तुमने शार्पनर करने के बाद जो चूरा रहता था, वो सोने के जैसा तुमने ऐसा बचा के रखा रहता था, है क्या नहीं? वो चीज को तुम बेंच पे डालते हो और छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर जो रहते, ड्राई पेपर की तुम्हारे बुक से फाड़ के, लास्ट पेज से फाड़ के छोटे छोटे पेजेस छोड़ के स्केल लेके सर में जर 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 करके घिसते हो सर पे. गेटिंग इट? और घिसने के बाद जब तुम उस स्केल को उसके ऊपर से लेके जाते हो तो वो ऐसा नाचने लग जाता था.
गेटिंग इट? ऐसे पेपर्स उड़ने लगते थे, है क्या नहीं? वो पेंसिल के शार्पनर के बिट्स थरथर थरथर होने लगते थे। तो जब ये सब होता था तो हमको समझ में आ जाता था कि भाई ये सर में घिसने के बाद कुछ तो होता है। गेटिंग इट? बट यही तुम जब तुम्हारे दोस्त के सर पे घिस के करते थे, वो 1 सेकंड के लिए भी ऊपर नहीं आता था। तो तुमको लगने लग गया कि भाई कहीं तुम एक्समैन वैक्समैन तो नहीं है, क्या नहीं? तुम्हारे अंदर खुफिया पावर वावर तो नहीं है कि तुम्हारे सर पे घिसा ये पेपर उड़ी मार रहा है, इसके सर पे घिसा तो पेपर उड़ी नहीं मार रहा है। तो भाई साहब एक्समैन वगैरह तो तुम थे नहीं, क्योंकि तुमको कोरोना में समझ में आ गया है कि भाई अपन बहुत सिमिलर, बहुत ज्यादा फुसकी इंसान है। गेटिंग इट? जो कोई भी आके आप लोग खत्म करके जाता है। तो यहाँ पे क्या था कि उस दिन तुम्हारे सर पे घिसने से वो उड़ा और तुम्हारे दोस्त के सर पे घिसने से नहीं उड़ा। तो उसके पीछे ये रीजन था कि तुम्हारा जो बाल है वो ड्राई था, ड्राई, और तुम्हारा दोस्त जो है उसने मस्त पैराशूट का कोकोनट ऑयल लगा के आया था। समझ रहे? तो होता क्या है, जब तुम ड्राई हेयर पे वो प्लास्टिक का स्केल को रब करते हो तो वो न्यूट्रल प्लास्टिक का स्केल इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। मींस मेथड्स ऑफ चार्जिंग का पहला मेथड मैंने तुमको रिवील कर दिया, दैट इज फ्रिक्शन। यू कैन चार्ज अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। समझे? तो ये होता था। तुमने काफी बार देखा रहेगा, ऐसा यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखा रहेगा, ऐसे एक बच्चे को प्लास्टिक के चेयर पे बिठा के पीछे टॉवल लेके साट 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 चेयर पे मारते हैं, एंड सडनली जब वो उतरता है रपाक करके एक शॉक लगता है और उड़ी मार के भाग जाता है वो। गेटिंग इट? तो ये सब जादू नहीं है रे, ये सब जादू नहीं है, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जाम्पल है। गेटिंग इट? ये सब के सब, ये तमाम चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जाम्पल है भाई साहब। लेट्स हैव अ लुक एट देम क्लोजली कि ये होता क्या है। तो सबसे पहला, दो प्रकार के बॉडीज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नाउ वी नो अ वेरी सिमिलर पार्ट ऑफ देम, दैट ये जितने भी कंडक्टर्स हैं, ये सभी प्रकार के कंडक्टर्स में भर भर के, गेटिंग इट, कैसे? भर भर के फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ऑल द मेटल्स आर कमिंग अंडर कंडक्टर कैटेगरी, एंड जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, दे आर कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ insulators. Mostly, most of them come under the category of insulators because they do not have the free number of electrons which have a flow of electrons. So, charging by friction, charging by conduction and charging by induction. ये तीन बहुत ही फेमस मेथड है चार्जिंग के। पहला वाला तो मैंने आपको बताया, फ्रिक्शन वाला, है क्या नहीं? तो फ्रिक्शन वाला जो मेथड है ये इंसुलेटर्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बोला स्केल, आपका स्केल कौन से मेटल का बना हुआ था गाइस? कौन सा मेटल का स्केल बना हुआ था आपका? आपका स्केल का मटेरियल क्या था? बोलो भाई, स्केल कौन से मेटल का बना हुआ था? या इट वाज प्लास्टिक, एंड प्लास्टिक इज नॉट अ गुड कंडक्टर, राइट? मींस इट्स अ इंसुलेटर, सो दैट इज द रीजन इट वाज वर्किंग ऑन इट। तुमने तुम्हारे दोस्त को कौन से चेयर पे बिठाया था? प्लास्टिक के चेयर पे बिठाया था। गेटिंग इट? तो ये तमाम एग्जांपल्स जो है, जो फ्रिक्शन को लेके हम चार्ज प्रोड्यूस करने का जो बात कर रहे हैं, इट इज ओनली इफेक्टिव फॉर इंसुलेटर्स। अगर तुम तुम्हारे सर पे एक स्टील का स्केल घिस रहे हो तो तुम घिसते घिसते टकले हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा स्केल चार्ज नहीं होएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारा स्केल रद्दी भर भी चार्ज नहीं होएगा। समझे? तो जरा ध्यान में रखना, बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। तो मैंने बताया था, ठीक है, तुमने सुना नहीं। सेकेंड, कंडक्टर्स के ऊपर दो मेथड है, कंडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है, दोनों क्या है साथ में देखते हैं। पहले कुछ फ्रिक्शन के विंटेज एग्जांपल जो तुमको तुम्हारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में ये छोटा सा चीज समझाने के लिए 2 से 2.5 पेज मजबूत बड़बड़ किया है उन्होंने, गेटिंग इट? बट वो 2 से 2.5 पेज समझने के बाद बच्चे को यही समझ में आता है, घिसेगा चार्ज होता है, खत्म। समझा? लेकिन किसको किसके साथ घिसने का, वो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि आप पढ़ोगे, आपको इबोनाइट रॉड ऐसा सब वर्ड मिलेगा, आपको सिल्क क्लॉथ मिलेगा, ग्लास रॉड ऐसे एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है। फर वगैरह,
फर वगैरह का भी मस्त एग्जाम्पल है, मैं दिखाऊंगा आपको, वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे लोगों ने डाले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसका, वो भी देख के आपको थोड़ा ऐसे मन में आनंद का ऐसा उत्साह उत्पन्न होएगा। बट तुम घर के अंदर ये सब स्टंट मारने को देखना मत, ठीक है। अगर तुम्हारी मम्मी ने तुमको ये सब स्टंट मारते हुए देखा तो वही डंडा लेके तुम्हारी मम्मी तुमको मारते हुए बाकी लोग देखेंगे, ठीक है। तो चला यहाँ पे शुरू करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये यहाँ पे हमने आप देखेंगे दो अलग अलग चार्जेस को घिसा हमने रब किया, ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर एग्जांपल एक सिल्क क्लॉथ के ऊपर मैंने ग्लास का रॉड को रब किया, या एक इबोनाइट एक मटेरियल का रॉड होता है, ठीक है, जनरली घर में नहीं होता वो, बट फिजिक्स लैब में आपको मिल जाता है। इबोनाइट रॉड को अगर आप रब करोगे, ठीक है, फर के साथ में, तो आपको ये चीज देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अभी 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 ये चीज कैसा इसमें इसमें देखने को कैसे रोका सूखा लगता है ना एकदम ऐसे, ऐसा कुछ खास, ऐसा कुछ ऐसा क्या है, मतलब क्या क्या है ये, क्या है ये चीज, ठीक है। अभी अभी मैं तुमको दिखाता हूँ जरा, हाँ, इसको जरा चालू करता हूँ, एक सेकेंड। दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है? नहीं ना, रुको पहले मेरे को लोड करने दो। इबोनाइट रॉड एंड फर, ठीक है। अभी बहुत साल पहले देखा था, देखना पड़ेगा दिखता है क्या इधर अभी। अभी कैसा है ना, बहुत सारे हैं, तुम देखो तुमको समझता है क्या। एक सेकेंड, दिख रहा है क्या रे अभी? हाँ दिख रहा है। ये देखो, अब आवाज म्यूट कर रहा है, कॉपीराइट इशू आती है तो, ठीक है। आवाज का जरूरत नहीं, वैसे भी वो लोग इंग्लिश में बोलते समझ में नहीं आता, फास्ट फास्ट बोलते रहते हो लोग, ठीक है। चलो अभी आपने वो देखने से मतलब है, अभी यहाँ पे तुम देखोगे, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ये वो बर्थडे वर्डे में नहीं क्या तुम लेके आते, गेटिंग इट, टिंसल बोलते उसको, टिंसल, ऐसे वो जिगी-मिगी रहता है एकदम ऐसे चमकी में, सिल्वर कलर में रहता है, गोल्ड कलर में रहता है, ठीक है। वो पंजाब पंजाब साइड में ट्रक वर्क में पीछे लटका के छोड़ देते हो लोग, गेटिंग इट। तो ये वही है, हाँ, नीचे इधर रॉड रखा है, फर वगैरह भी है, इधर बलून वलून भी रखा है। तो बलून वलून में इतना मजा नहीं आता है, इधर देखो तुम, इसमें तुमको समझ में आ जाएगा फटाक से देख के, ठीक है। किधर गया भाई बंदा, कहाँ गया अपना, ये देखो रैबिट फर वर रखा है, इधर हीलियम बलून है, ठीक है। अभी अपना बंदा आ गया, इस भाई साहब ने उठा लिया ग्लास रॉड, उठा लिया। अब ये ग्लास रॉड को, ठीक है, अब ये तो ऐसे दिखा रहे कि ओरिजिनल है वो ग्लास रॉड को, देखो सर रैबिट फर में जबरदस्त रहा। अभी तुम रैबिट फर लाने के लिए रैबिट मत पकड़ना भाई साहब, ठीक है। सादा घर का कोई भी चल जाएगा, नहीं तो मम्मी को बोलेगा मम्मी ससा कूटे भाई साहब, ये सादा रैबिट का जरूरत नहीं है, ये घर पे तुम तुम्हारे कोई भी वो गोदड़ी वोदड़ी कमली वमली पे भी कर सकते हो तुम ये सब चीज। हाँ, ये देखो क्या हुआ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ये जादू नहीं है भाई साहब, जादू नहीं है, गेटिंग इट। क्या हो रहा है, वो रॉड अपोजिटली चार्ज हो गया भाई साहब, अपोजिटली चार्ज हो गया, इसलिए उसको रिपल कर रहे हो। दिख रहा है कैसे कर रहे हो, अरे बाप रे, दिख रहा है अभी, ऐसे ग्राफाइट रॉड, पेंसिल, ऐसे कुछ भी उठा के कर सकते हैं अपन, समझा। तो ये बताने का मतलब ये है कि ऐसे सब होता है, ठीक है। अभी इसको आप इसको निकाल के ऐसे भी बलून वलून के नजदीक लेके जाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो बलून भी देखो कैसे उधर अट्रैक्ट एंड रिपल्शन दिखाएगा अभी ऑटोमेटिकली, ये बलून के साथ करेगा यहाँ पे, दिख रहा है। अब तुम बोलोगे सर इसने तो मारा मारा मारा, अरे नहीं मारा रे बाबा, नहीं मारा, तो देख उसको, समझा, गेटिंग इट। दिख रहा है, वो रिपल होता ही है, वो जानबूझ के थोड़ा बाद में ऐसा टच करके धक्का मार के दिखा रहे हैं, बट वो ऐसा रिपल्शन होता ही है, देखो दिख रहा है। जो लोग चिल्ला रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि धक्का मारा धक्का मारा धक्का मारा, उनको जवाब मिल गया रहेगा, मुंह तोड़ जवाब मिल गया रहेगा, ठीक है। फिजिक्स पे शक करने का नहीं, क्योंकि हमेशा अपने को ही बुरा लगता है लास्ट में, गेटिंग इट, क्योंकि लेने के देने पड़ जाते हैं। तो भाई साहब ये जो पिक्चर तुमको दिखाया मैंने, ये पिक्चर का वो वीडियो था, और आई होप ये पिक्चर और वीडियो से ये मेथड तुमको याद रहेगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, ओके। चलो, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है।
नाउ चार्जिंग बाय कंडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन? कंडक्शन मतलब छूना, ठीक है, टच करना, गेटिंग इट? तुम किसी को टच करके भी चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमको शक हो रहा है तो घर में जो ऐसे तार वगैरह लटकते हैं, ठीक है, बटन चालू करने का और तार को पकड़ने का, तुम्हारा बॉडी फुल चार्ज हो जाएगा बेटा, फुल चार्ज, जबरदस्त लेवल पे चार्ज होएगा। ये करने के पहले लेटर वेटर लिख के गायब नहीं होने का कि मेरे को मेरे सर ने बोला ऐसा कर, ठीक है, फुल मेरा नाम वाम मोबाइल नंबर लिख के तू गया और मेरी इधर बैंड बजा दिया, ठीक है। समझने का, थोड़ा दिमाग लगाने का, जिंदगी में हर चीज एक्सपीरियंस करने का जरूरत अपने को नहीं है, कुछ कुछ सीख के सुन के भी खुश रहना चाहिए। क्लियर? तुम तुम्हारे मोबाइल फोन को चार्ज करते हो, दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन ओनली, गेटिंग इट? तूने तेरा फोन को ऐसे रखा, ठीक है, और चार्जर को ऐसे पीछे दूर पकड़ के रखा है, ऐसे दूर पकड़ा चार्जर, होता है क्या चार्जिंग? हाँ, होता है क्या? नहीं। ऐसा अगर हो रहा है तो गलत बात है, ध्यान दे क्या हो रहा है फोन के अंदर, कभी भी फूट सकता है तेरा फोन, समझा? तो इट इज ऑलवेज प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ स्टफ। इफ यू इंसर्ट द वायर, you see the charging that goes into the mobile phone's battery, so that is known as charging by conduction. Okay, समझे? हाँ, तब यहाँ पे देखो एक न्यूट्रल बॉडी है और इधर बाजू में कौन सा रॉड है? ये कौन सा रॉड है? रॉड कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, गेटिंग इट? अभी इसको मैंने छुपके से लाया, ठीक है, ये रॉड को मैंने छुपके से लाया और ऐसे टच कर दिया, गेटिंग इट? तो क्या हुआ? जैसे मैंने टच किया क्या होएगा? न्यूट्रल मतलब 0 कूलम, पॉजिटिव मतलब अभी कितना, 1 2 3 4 5 कूलम सपोज पकड़ा हमने। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज वुड स्टार्ट ट्रांसफर, समझा? तो आफ्टर सम टाइम तुमको ऐसे कुछ नजर आएगा, गेटिंग इट? कि उसमें से चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया। अभी क्या, वो रॉड को हटा दूंगा मैं, इफ आई रिमूव द रॉड, ठीक है, तो वो 3 प्लस चार्ज वो स्पीयर में ही रह जाएंगे। सो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, समझा? अब चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन का एक बहुत ही जबरदस्त मजा होता है भाई। तुमने इंडक्शन शब्द सुना है कभी? हैव यू एवर एवर लिसन और हर्ड अबाउट दिस वर्ड इंडक्शन? कहाँ पे सुना है इंडक्शन वर्ड? कहाँ सुना है? जब वो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, मतलब गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में ही पहली बार अपन ने इंडक्शन शब्द सुना, उसके पहले अपने घर में नहीं इंडक्शन नहीं कुकर, इंडक्शन तवा, ऐसा सब कुछ सुना ही नहीं हमने, ठीक है। सीधा मतलब तू बोल रही कि मैं साइंटिस्ट ही पैदा हुई हूँ, मैंने मेरा जिंदगी फिजिक्स लैब में ही बिताया है, ठीक है, मैंने इंडक्शन कुकर, ऐसा इंडक्शन फर्नेस, ऐसा सिंपल सिंपल वर्ड नहीं सुने, मैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट करके बैठी हूँ, ऐसा तो बोल रही है मतलब। हाँ ठीक है, चल अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। तो सिंपल सिंपल एग्जांपल में थोड़ा फिजिक्स जल्दी समझ में आता है, ओके। अभी जैसे तूने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट बोला, बाकी लोग सोच रहे कौन सा गोल्ड लीफ बे? 45,000 तो 10 ग्राम मिल रहे, कौन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गोल्ड को लेके? थोड़ा सस्ते लेवल पे आते, मिडिल क्लास लेवल पे रहते हैं। इंडक्शन मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट विदाउट टच, गेटिंग इट? विदाउट टच। तुम इंडक्शन कुकर में भी देखते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर खाली हम रख देते हैं और वो हो जाता है, गेटिंग इट? वो ऑटोमेटिकली खाना गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, पानी चाय बन जाता है, गेटिंग इट? ऑटोमेटिक होता है इंडक्शन कुकर में। एज वेल एज तुम देखोगे मोबाइल में भी वायरलेस चार्जिंग करके तुमने सुना रहेगा, वायरलेस चार्जिंग, गेटिंग इट? दैट इज आल्सो एन इंडक्शन इफेक्ट, गेटिंग इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें वो जो भी होता है हम सीखेंगे, बट इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंडक्शन जहां पे फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर करने का गरज महसूस नहीं होता हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो भी कि कैसे होता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे इधर पे ये कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है, कंडक्टर। मैं तुमको पहले बोला इंसुलेटर्स के लिए एग्जांपल वैलिड नहीं है, ये कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। अब मैं रॉड को ला रहा हूं, मैं रॉड को टच नहीं कर रहा हूं, बात पे जरा गौर फरमाए, टच नहीं कर रहा हूं, रॉड को ला रहा हूं। तो मैंने ये रॉड को ऐसे नजदीक लाया, ठीक है। अभी इसके पहले क्या ये न्यूट्रल था, कि न्यूट्रल था मतलब जितने प्लस है उतने माइनस भी है, बट जैसे ही मैं उसको ऐसे नजदीक लाया, क्या होएगा? जो नेगेटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव रॉड के तरफ अलाइन हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ऐसे थोड़े रिपल होके दूर चले जाएंगे। अरे नहीं समझ पा रहे हो शायद से, समझा? अब
इधर से नेगेटिव नेगेटिव हो गया, इधर से पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं एक स्टंट मारने वाला हूं, ठीक है। क्या स्टंट मारने वाला हूं? आई एम गोइंग टू अर्थ, आई एम गोइंग टू ग्राउंड इट, गेटिंग इट? किसको? ये जो कंडक्टर है ना, इसको मैं ग्राउंड करूंगा। नाउ अर्थ इज सपोज्ड टू बी कॉल्ड एज हैविंग जीरो पोटेंशियल, समझा? अभी अर्थ का अगर जीरो पोटेंशियल है और गाइस मैंने ऐसा इधर से टच करके एक अर्थिंग का वायर छोड़ दिया जमीन के अंदर, दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ नेगेटिव नीचे जाएगा कि पॉजिटिव नीचे जाएगा? नेगेटिव चार्जेस नीचे जाएंगे जमीन पे कि पॉजिटिव चार्जेस नीचे जाएंगे? बताइए भाई साहब। अरे बोलो भाई बोलो। तो दोनों पे जा। दोनों भी जाएंगे नीचे? अरे बाप रे, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो? ध्यान से नहीं सुन रहे हो? क्योंकि ध्यान से सुनते तो मेरा बात का जो ये है सवाल का जवाब मिल गया रहता था। क्या बोलते हैं पारस? पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव जाएंगे नीचे, क्योंकि गाइस मैंने क्या बोला आपको, अर्थ इज सपोज टू बी हैविंग जीरो वोल्टेज ना बेटा, गेटिंग इट? तो ये पॉजिटिव मतलब क्या? ये +1 +2 +3 +4 +5 ऐसा है, गेटिंग इट? जो जीरो से ज्यादा पोटेंशियल का है। नेगेटिव मतलब -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा है, समझा? जो कि लो पोटेंशियल है। तुमको मैंने क्या बोला, चार्ज हमेशा हायर टू लोअर जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ये जाएंगे जमीन पे और अपने आप को समाप्त कर बैठेंगे, समझा? तो पॉजिटिव चार्जेस जब जमीन पे चले गए तो अब ये कंडक्टर, अभी ये कंडक्टर का क्या नेचर हो जाएगा? क्या नेचर हो जाएगा? जैसे ही अभी ये रॉड दूर जाएगा क्या नेचर हो जाएगा? ये पूरा कंडक्टर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, समझे? पक्का? हाँ। लेकिन लेकिन अ पॉइंट टू बी लो, अ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैंने ये अर्थिंग निकाला नहीं, अगर मैंने अर्थिंग का वायर नहीं निकाला और मैं रॉड को दूर लेके चला गया तो क्या होएगा फिर? जैसे रॉड, हाँ जैसे ये रॉड दूर चला जाएगा, जमीन जीरो वोल्टेज का, ये -5 का, गेटिंग इट? जीरो इज हायर कंपेयर टू -5, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, वापस चार्जेस आ जाएंगे इसके अंदर, समझे? वापस चार्जेस आ जाएंगे मतलब वापस से क्या हो जाएगा? वो पहले जैसा था वैसे हो जाएगा। इसीलिए इंडक्शन में पहले अर्थिंग निकाले, फिर बाद में जो रॉड था उसको दूर लेके जाए, समझा? तो यहाँ पे देखो उन्होंने वही सवाल पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ द चार्ज सिम्युलेटर इज टेकन अवे बिफोर रिमूविंग अर्थिंग, गेटिंग इट? द अर्थ टेक्स बैक द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगेन, मतलब वो क्या होगा? वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए इफ यू वांट टू कीप इट चार्ज तो पहले रॉड को हटाने के पहले अर्थिंग रिमूव करना, ठीक है? इसलिए तुम देखो ना, वो काफी बार देखो बहुत दिन से गाड़ी खड़ी रहती है तो गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो मिस्टर बीन वगैरह में तुमने देखा रहेगा ना, वो एक कार बंद पड़ता है तो दूसरा कार लेके आते हैं, फिर इधर से केबल टू केबल जंप करते हैं, जंप स्टार्ट बोलते हैं हम लोग उसमें। तो वो जंप स्टार्ट में जब हम लोग दो बॉडी का वायर्स को लगा देते हैं, गेटिंग इट, और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद में द वेरी फर्स्ट वायर विच वी रिमूव इज ऑफ अर्थिंग। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अर्थिंग का वायर रख के बाकी का वायर निकाला, गाड़ी बंद कर दिया, तो ये जो बैटरी जिसको तुमने अभी जस्ट जंप स्टार्ट किया वो बंद हो जाएगा, समझा? वो बंद हो जाएगा, इट वुड ड्रेन इटसेल्फ, समझे? इसीलिए चीजों के करने के पीछे जो रीजन है वो हमको जब पता होता है तो हमको समझ में आता है कि हमारे आसपास ये क्या चल रहा है। क्लियर? अभी तुमको ये भी समझ रहेगा कि तुम्हारे घर में जितने भी हैवी अप्लायंसेस है उन सभी हैवी अप्लायंसेस को अर्थिंग क्यों किया रहता है, समझा? ताकि तुमको वो जरिया ना बनाए जमीन पे जाने का। इतना याद रखना, जितने भी एक्सेस चार्जेस है ना गाइस, जितने भी, अभी जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कोई हैवी डिवाइस का, अगर हम बात करें लेट अस से फ्रिज, ठीक है? ऐसे फ्रिज है, डबल डोर का फ्रिज है,
ठीक है, अभी इसको तुमने प्लग इन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, प्लग किया है, तुम देखोगे उसमें 3 पिन होता है, 3 पिन, समझ रहे हो? अगर 3 पिन की जगह पे सिर्फ 2 पिन होता तो क्या होता? तो जो एक्सेस चार्जेस जो है, ठीक है, वो ऐसे बाहर आके ऐसे जमा हुआ रहते थे। गेटिंग इट? एक्सेस चार्जेस, तुम बोलोगे ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसे होता है। तुमने तुम्हारे पुराने जमाने के जो सीआरटी टीवी वगैरह है उसमें देखा रहेगा कि टीवी बंद करने के बाद अगर तुम नजदीक रहोगे तो तुम्हारे हाथ के बाल या तुम्हारे सर के बाल टीवी के स्क्रीन पे चिपकते थे। गेटिंग इट? तो वो जादू नहीं था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, तभी समझता नहीं था, ठीक है। और घर वालों को भी कुछ, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ नया नया चिपका देने के। गेटिंग इट? वो लोग भी नया नया कुछ तो बोल देने के, अपन में हाँ ऐसे ही। अपने को बचपन में क्या मालूम, ये बोला तो ये अपन वही समझने ना, बड़ा नहीं समझते यार, ऐसा नहीं है, अलग आइटम था कुछ। गेटिंग इट? तो ऐसे ही एक्सेस चार्जेस जो जमा हो गए, तो तुम अगर तुम्हारे ऐसे सुनहरे जुल्फे लेके तुम जाओगे तो तुम्हारे सुनहरे जुल्फे उसकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारे सुनहरे जुल्फे नेगेटिवली चार्ज्ड है। समझ रहे? तुम्हारे जो जुल्फे हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो तुम जुल्फों को पकड़ने के लिए तुम जाओगे और तुम तुम्हारे बॉडी को टच करोगे, ठीक है। तुमने तुम्हारे बॉडी को ऐसे पर टच किया, तो जैसे तुमने टच किया, तुम कहां पे हो? तुम जमीन पे हो। एक्सेस चार्जेस को क्या करना था? एक्सेस चार्जेस को जमीन पे जाना था, तो एक्सेस चार्जेस तुमको जरिया बनाते हैं यहां से निकल के जमीन पे जाने का। गेटिंग इट? और जब वो चार्ज तुम्हारे अंदर से बॉडी से फ्लो होता है तो तुमको होता है एक अनुभूति, उस अनुभूति को कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। समझा? जो लगने के बाद 15-20 साल तक तुम वो फ्रिज को हाथ भी नहीं लगाते हो। गेटिंग इट? ना उसके आसपास भी मंडराते हो। गेटिंग इट? तो ये चीज नहीं होने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पिन में ही क्या करते हैं, तीसरा पिन बनाते हैं, विच इज फॉर अर्थिंग। गेटिंग इट? अर्थिंग का पिन दे देते हैं ताकि एक्सेस चार्ज जैसे से आ रहे वो ग्राउंड पे चला जाए, क्योंकि अर्थ इज सपोज टू हैव 0 वोल्टेज एंड इनफिनाइट रेजिस्टेंस। तो तुम उसमें जितना डिपॉजिट करोगे वो डिपॉजिट होते ही जाएगा। समझा? 100%। आगे बढ़ू, चलो तो अभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अभी तुम करो, ठीक है, अभी मैं बहुत बोला, अभी मैं थक गया, अभी तुम करो, ठीक है। देयर इज अ ग्लास रॉड which is rubbed with silk cloth. Now the glass rod acquires a charge of 19.2 into 10 raised to minus 19 coulomb. जो मिस्टेक पहले किया वो अभी करना नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, शुरू मत हो जाओ, दर दर से चालू हो गया, दर दर वही क्वेश्चन नहीं देने वाले, हर बार कुछ अलग रहने वाले, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। सेकंड, फाइंड द नेगेटिव चार्ज acquired by silk cloth. And third, is the transfer of mass from glass to silk seen if mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, 40 से 50 सेकंड का टाइम है। तीनों आने के बाद ही आंसर भेजना, एक आने के बाद चिल्लम चिल्ली मत करना। तीनों आया तो ही बोलना, नहीं आया चुप बैठना, मैं बताएगा। ओके, चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। But the answers have to be very accurate with decimals, हाँ। चलिए, पहला वाला तो बहुत सिंपल था, पहला वाला बहुत ही सिंपल था, ठीक है। It was a question which we did earlier. We just divided by integral multiple of E, तो हमको नंबर ऑफ चार्जेस जो मिले वो मिले 12, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न का जवाब 12। दूसरा जो है, find the negative charge acquired by silk, ठीक है। तो find the negative charge acquired by silk मतलब अभी टोटल नंबर ऑफ चार्ज 12 है, ठीक है। तो 12 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करूंगा मैं, तो ये 12 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो मेरे को आंसर आया -19.2 इंटू 10 रेज़ टू -19 कूलम। अभी ये चीज अगर मेरे को दिमाग होता तो मैं ये सॉल्व नहीं करता, मैं डायरेक्ट लिख देता। गेटिंग इट? क्योंकि यहाँ पे दो लोग के बीच में बात हो रहा है, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या पाया इक्वल्स टू क्या खोया। गेटिंग इट? क्या पाया 19.2 इंटू 10 रेज़ टू -19, तो क्या खोया रहेगा -19.2 इंटू 10 रेज़ टू -19। समझ रहे? ये डायरेक्टली भी आ सकता था, बट जिन्होंने नहीं समझा उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आता है आंसर, दोनों को ही आता है, टाइम कम लगता है खाली।
तीसरा, is there transfer of mass from glass to silk? The answer is yes. Getting it? Because charge transfer हुआ है, चार्ज ट्रांसफर हुआ तो मास भी ट्रांसफर होएगा. ठीक है, कितना होएगा? 12 चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो 12 इंटू जो इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, वो ट्रांसफर होएगा. तो इट इज 12 इंटू 9.1 into 10 to the power minus 31, which comes to be 1.08 into 10 raised to minus 29 kg. समझा? इतना इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था. तो थोड़ा टाइम लगा सबको सॉल्व करने, खुद ने बता एकदम फटाक से बता दिया, बट द थिंग इज अल्टीमेटली आना जरूरी है भाई, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होता है इधर. गेटिंग इट? ये सब चीजें आना जरूरी है. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ. अगला प्रश्न थ्योरेटिकल सा प्रश्न है बट बहुत उलझा देता है बच्चों. पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर. हाँ, ये क्वेश्चन है. लोग ने अलग अलग लोग के अलग अलग ओपिनियन है. लेट्स सी डायग्राम बनाने के बाद क्या आंसर निकल के आता है इसका. अभी सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ सब्सटेंस A is rubbed with an object made of substance B, then A becomes positive and B becomes negative. तो यहाँ पे अफिनिटी समझ में आता है. ठीक है, you come to know across an affinity. ठीक है, फिर क्या बोलता है, if however object A is rubbed with C, then A becomes negatively charged. तो अगर A जो पॉजिटिव था वो अगर नेगेटिव हो गया, मतलब C A से ज्यादा पॉजिटिव है, what will happen if an object made of substance B is rubbed against an object made up of substance C? ठीक है, तो ऐसे थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन होता ही है. तो यहाँ पे देखो पहला केस A और B को रब किया, A पॉजिटिव हो गया B नेगेटिव हो गया. फिर A और C को रब किया, A नेगेटिव हो गया C पॉजिटिव हो गया. गेटिंग इट? फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो लोग, B और C को रब कर रहे हैं. तो क्या होगा? Step 1, when A and B are rubbed, B is having higher tendency to gain electrons and become negative compared to A. A and C are rubbed, A becomes negatively charged, C becomes positively charged. Means what? A has higher tendency to gain electrons as compared to C. Now, from step 1 and step 2, we can conclude that B has high tendency to gain electrons as compared to both A and C. समझ रहे? तो जब तुम B and C को रब करोगे तो जो B वाले भाई साहब हैं हमारे वो नेगेटिव ही रहेंगे, ऑन द अदर हैंड C वाले जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे. समझा? तो ये बेसिकली जो केसेस दिए गए थे इससे आपको सिर्फ यही समझना था कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग मटेरियल है. तो ये जब तुम पहचानते हो तो वो नेगेटिव ही रहता है. सर हाँ जी, फिर से question- बता दो. क्या 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 बोला क्या बोला क्या बोला? अरे बोलो तो क्या बोला? सर वो क्वेश्चन फिर से बताओ. क्वेश्चन का स्क्रीन बताओ, फिर से बताओ. एक्सप्लेन करूं? हाँ तो बताओ बताओ क्या कर रही, बताओ, एक्सप्लेन कर बोलना. बताओ मतलब मेरे को बताने का है. गेटिंग इट? चल ये डायग्राम समझी, ये वाला डायग्राम समझी? हाँ. अब अगर एक C A के साथ रब हुआ, A नेगेटिव हुआ, मतलब C क्या है? C is less negative. Getting it? C is more positive. और वही A B के साथ में रब हुआ, ओके, तो A क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, मतलब B is more नेगेटिव. समझा?
तो ए बी सी में सबसे हाईएस्ट नेगेटिविटी किसके पास है? एक के पास, किसके पास है? एक के पास, ए के पास कैसे होएगा? बी के पास, बी के B. पास होएगा ना, गेटिंग इट? क्योंकि ए एंड सी में जब रब किया तो ए नेगेटिव हुआ, बट ए एंड बी में बी नेगेटिव हुआ, मतलब बी से भी ज्यादा नेगेटिव खतरनाक कौन है? नहीं समझी? समझा। ठीक है, देखो ये मैं एकदम और सिंपल करके समझाता हूँ, और सिंपल करके। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड, प्लस मतलब रिच, ठीक है, माइनस मतलब गरीब। ओके, ठीक है। अभी सपोज ए के पास 1 मिलियन है, सी के पास 3 मिलियन है, कौन रिच कौन गरीब? सी रिच, कौन रिच कौन गरीब? सर सी रिच एंड ए सी रिच है और ए पुअर है। ठीक है, अभी वही ए के पास 1 मिलियन है, ठीक है, बट वो बी के कंपैरिजन में अमीर है, गेटिंग इट? मतलब बी क्या रहेगा? 0.5 मिलियन रहेगा, कम रहेगा उस। अब 0.5 मिलियन और 3 मिलियन का कंपैरिजन होगा, तो कौन रिच और कौन पुअर? सी रिच है और बी पुअर है। बी एंड सी के बीच में अभी कंपैरिजन हो रहा है, बी एंड सी के बीच में। ठीक है, तो बी इज गोइंग टू बी 0.5 मिलियन, सी इज गोइंग टू बी 3 मिलियन। अभी मुझे बता, इसमें कौन रिच और कौन पुअर? सी रिच है, सी रिच है। रिच मतलब क्या? सी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और बी पुअर है मतलब बी नेगेटिव है। समझ लो। हाँ सर, बोलना क्या बोल रही सर है? बट मतलब देखो अभी ए और बी पे, मतलब ए पे पॉजिटिव था और बी पे नेगेटिव, तो ऐसे मान सकते हैं क्या? मतलब अभी ए नेगेटिव क्योंकि हुआ, मतलब सी क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव था ना। ना 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 ना, ये बात यहाँ पे कंपैरिजन की है, यहाँ पे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव नहीं। अभी जैसे कि यहाँ पे 3 इंसान है, ठीक है, 3 इंसान है, ये 6 फीट का है, ये 5 फीट का है, और ये 4 फीट का है। जब तू 5 फीट और 6 फीट वाले को कंपेयर करेगी, जब इसको कंपेयर करेगी, तो 4 फीट और 5 फीट में ये शॉर्ट रहेगा और ये टॉल रहेगा, गेटिंग इट? बट 5 फीट और 6 फीट में ये शॉर्ट हो जाएगा और ये टॉल हो जाएगा, गेटिंग इट? इसका मतलब 5 फीट वाला टॉल है कि शॉर्ट है? तो भाई ऐसा टॉल शॉर्ट करके कुछ नहीं होता, गेटिंग इट? इसका हाइट कम है, इसका हाइट उससे ज्यादा है, और इसका हाइट सबसे ज्यादा है, गेटिंग इट? तो वैसे कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं, कुछ और नेगेटिव होती है, और कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। तो वो चीज तुम ऑपोजिट्स के साथ में कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि टॉल शॉर्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, रिच पुअर, ऐसा एग्जैक्ट ऑपोजिट करके तुम करोगी, तो एक एनालॉजी के साथ में तुमको हमेशा आंसर मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? यस सर। बढ़ो आगे। हाँ चलिए, अभी ये उसी के जैसा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे नंबर्स दी दिए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होता है। देखो ना यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, 3 ऑब्जेक्ट्स है, देयर आर 3 आइडेंटिकल insulated spherical conductors. Originally A and B have plus 3 millicoulomb of charges, whereas C has minus 6 millicoulomb of charges. Object A and C are touched and move apart, then B and C are touched before they are moved apart. Question क्या है? If object A and B are now held near each other, will they attract or repel or do nothing? Getting it? अभी ये पता लगाने के लिए गाइस अपने को क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर फाइनल चार्ज क्या है ये पता लगाना पड़ेगा। ए का और बी का फाइनल चार्ज क्या है? दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो रिपल करेंगे, माइनस माइनस रहेंगे तो रिपल करेंगे, प्लस माइनस रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों न्यूट्रल है तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को एक बार वापस से करके देखेंगे। फिर उसके बाद ए एंड सी का भी पूछा है, तो ऑब्वियसली एक पहला पार्ट कर लिया तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है गाइस, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि ये लिख नहीं पाएंगे, वो काफी बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके रखें। चलो
अभी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझ के एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ए, बी और सी ऐसे तीन चार्ज, जैसे Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। तो Q1 इज A, Q2 इज B एंड Q3 इज C। तो सबसे पहले A एंड क्या हो रहा है, ओरिजिनली A एंड B हैव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड 6। A एंड C आर टच्ड एंड मूव्ड अपार्ट, ठीक है। अभी गाइस जब टच करेंगे तो क्या होएगा, बोथ द बॉडीज वुड कम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों के ऊपर का जो नंबर ऑफ चार्ज है वो सेम होएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बिकम कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए नंबर ऑफ चार्जेस को भी क्या करना पड़ेगा, उनको सेम करना पड़ेगा। फिर C जाके B को टच हुआ तो C एंड B के बीच में क्या होएगा, इक्विलिब्रियम होएगा। गेटिंग इट, मतलब उनके अंदर भी इक्विलिब्रियम आएगा। फिर जब हटाएंगे तो जो एग्जिस्ट करेगा उसके हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले A एंड C आर इन केप्ट इन कॉन्टैक्ट। चलो तो यहाँ पे ये A वाला पार्ट था, A वाले पार्ट से कुछ गया, कुछ जितना गया उतना C वाले में आया, ठीक है। और यू कैन सिंपली टेक एवरेज एंड यू वुड बी गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ Q, ओके। देन ये जो है ये अभी A और C दोनों के ऊपर का चार्ज है, ठीक है। यही चार्ज A में भी है और यही चार्ज C में भी है, ओके। तो फाइनली नाउ द चार्ज ऑन A is nothing but +3 minus 9/2, which is -3/2. This is the final charge on A right now. Then final charge on C क्या रहेगा, obviously उतना ही रहेगा ना, सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ में, तो it would become -3/2। अब ये C जाके टच करता है B को, ठीक है। C यही चार्ज लेके जाके टच करता है B को। तो जब वो टच करता है उसको तो अगेन दे वुड कम टू कॉमन पोटेंशियल, they would lose the energy and they would come to common ground, ठीक है। तो common ground let's say Q dash 9/4 है। तो अभी फाइनल चार्ज क्या रहेगा B पे, it is 3/4 and फाइनल चार्ज C पे क्या रहेगा 3/4। अब A, B और C का फाइनल चार्ज तुमको दिख रहा है, ठीक है। तो A का -3/2, B का +3/4, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। A का -3/2, C का 3/4, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अभी ये इस सम को करने का एक पहला मेथड हो गया, जो कि काफी थोड़ा सा लंबा एंड टीडियस मेथड है, ओके। अब इसी को करने का एक और मेथड है जो मैं तुमको सिखाना चाहूंगा, दैट इज डायग्रामेटिकल मेथड। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। ये मैंने बोला ये A है और इसका चार्ज जो है +3 मिलीकूलम है। फिर मैं बोलूंगा ये B है, इसका चार्ज जो है +3 मिलीकूलम है। फिर मैं बोलूंगा C है, इसका चार्ज जो है -6 मिलीकूलम है, ठीक है। तो ये था इनिशियल स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, C को लाके टच किया A के साथ, तो ये A एंड C टच हुए एक दूसरे के साथ में, तो दे वुड कम टू व्हाट, दे वुड कम टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो गाइस इक्विलिब्रियम का चार्ज क्या रहता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम का चार्ज, इट इज सिंपली एवरेज ना, एवरेज रहता है। तो +3 - 6 अपॉन नंबर ऑफ 2, कितना होएगा ये 3/2 -3/2 होएगा ना रे, 3/2 कैसे, -3/2 होएगा। मतलब क्या, आफ्टर स्टेप 2, स्टेप 2 के बाद क्या हुआ है भाई साहब, A is -3/2 and C is also -3/2, मिलीकूलम है ऑब्वियसली, ठीक है। दे बोथ आर मिलीकूलम। अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है गाइस, व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स B एंड C आर टच्ड। मतलब क्या, दिस हैपेंड फर्स्ट, ठीक है। नाउ सेकेंडली दिस B एंड C आर गोइंग टू टच ईच अदर। तो जब B एंड C टच करेंगे, ठीक है, अभी अभी क्या A लॉक हो चुका है, A का ये फाइनल स्टेज है, ओके। अभी जब ये B एंड C टच करेंगे तो B है +3 मिलीकूलम पे और ये है -3/2 मिलीकूलम पे। क्या होगा गाइस, इनका नया इक्विलिब्रियम का चार्ज क्या आएगा,
इट इज एवरेज +3 -3/2 अपॉन 2 कितना आएगा रे ये 3/4 6 -3 कितना आएगा 3/4 3/4 +3/4 आएगा ना हाँ ठीक है +3/4 मिलीकूलम मतलब क्या अभी B को अगर मैंने अलग किया C को अगर मैंने अलग किया तो B भाई साहब हमारे +3/4 मिलीकूलम रहेंगे और C वाले भी हमारे +3/4 मिलीकूलम रहेंगे ठीक है तो अभी हमारे सामने सभी के फाइनल स्टेट्स हैं ठीक है क्या फाइनल स्टेट है A is -3/2 B is +3/4 C is +3/4 now guys tell me what would happen to A and B A and B के साथ क्या होएगा अट्रैक्शन A and B के साथ अट्रैक्शन होएगा क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है A and C के साथ क्या होएगा what would happen with A and C अट्रैक्शन अट्रैक्शन अगेन अट्रैक्शन होएगा क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है what would happen with B and C रिपल्शन रिपल्शन समझ में आ गया क्वेश्चन सबको चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे ये वाला डायग्राम का तो ऐसे सॉल्व करना होता है रे गेटिंग इट इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आंसर निकल के आता है बहुत सिंपल है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो ऐसी डिस्कशन है ठीक है कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी देन दूसरा रिपल्शन एंड नॉट अट्रैक्शन इज द टू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या क्या ओपिनियन देना चाहेंगे गाइस आप इसके ऊपर कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी ऑब्वियसली गेटिंग इट एनी चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी प्रोवाइडेड इट शुड बी कंडक्टर समझा इट शुड बी कंडक्टर क्योंकि फिर वो इंडक्शन से उसको चार्ज करके अपने तरफ आकर्षित कर सकता है जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से एक चार्ज बॉडी है तो इट इज अट्रैक्टिंग अनदर बॉडी बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज बट अगर वो इंसुलेटर रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा दूसरा यस रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्योंकि जब रिपल होता है तब हमको ताकत नजर आता है वहां पे और जब हमको ताकत नजर आता है तो अभी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं क्या दिया देखो यहाँ पे figure shows that a positively charged rod is brought near two uncharged metal spheres A and B clamped on an insulator stand and placed in contact with each other. Question number 1. What would happen if the rod is removed before the spheres are separated? Second, what will happen if the spheres are separated first and the rod is removed far away? Now I want you people to answer because ऐसा ही कुछ चीज स्टार्टिंग में ही सिखाया था you have to comment about the charges ठीक है कि कौन पॉजिटिव रहने वाले हैं कौन नेगेटिव रहने वाले हैं कौन न्यूट्रल रहने वाले हैं आपको ये कमेंट करना है यस क्या बोलता है पारस क्या बोल रहे हैं सर सेकंड क्वेश्चन में ए विल रॉड के तरफ अट्रैक्ट होएगा ना तो अट्रैक्ट नहीं होएगा इधर कोई भी मतलब नीचे क्लैंप पे उसको नहीं फिक्स हो। किया हुआ है इंसुलेटेड स्टैंड है मतलब यू वोंट सी अर्थिंग हैपनिंग अर्थिंग होते हुए नजर नहीं आएगा आपको नीचे की तरफ अर्थिंग होते हुए नहीं दिखेगा सर हाँ सेकंड वाले का आ गया सेकंड वाले का आ गया पहले वाले का पहला वाला भी आया है पर पक्का नहीं है कि राइट ही बोलना क्या क्या ओपिनियन है बोलना शेयर करना सर एंड में दोनों मतलब वो रिमूव करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्फीयर ए में रहेगा वो फ्लो बैक करके दोनों अनचार्ज हो जाएंगे स्फीयर ओके और बी में और सेकंड वाले में जो ये होगा ए विल हैव नेगेटिव चार्ज एंड बी पॉजिटिव ओके ठीक है थोड़ा सा इमेजिनेशन करते ना तो परफेक्ट आंसर मिलता था देखिए
मैं लेके आ रहा हूं पॉजिटिव चार्ज को नजदीक, ठीक है। जैसे ही मैं पॉजिटिव रॉड को नजदीक लेके आऊंगा, जितने भी ए और बी के नेगेटिव चार्जेस हैं कांटेक्ट में होने की वजह से सबके सब नेगेटिव ए में आ जाएंगे और दूर जाने के लिए सबके सब पॉजिटिव बी में चले जाएंगे। ये रॉड को नजदीक लाने के बाद का फिनोमेना है। अब रॉड को हटाने के पहले अगर मैंने ए और बी को अलग कर दिया तो ए हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाएगा, बी हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और मैंने रॉड को अगर हटा दिया तो वापस से सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज दोनों टच में है, पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे कैंसिल करके वापस से न्यूट्रल बॉडीज बन जाएंगे। इतना ही इमेजिन करना था आपको, सिर्फ गेटिंग इट, इतना ही इमेजिन करना था। फर्स्ट केस, गेटिंग इट, रॉड हटा दिया, दोनों न्यूट्रल हो गए, गेटिंग इट। सेकंड केस, रॉड को हटाया नहीं, गेटिंग इट, स्फीयर को सेपरेट कर दिया, तो एक हमेशा के लिए नेगेटिव, एक हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। समझे बात को? पक्का? 100%। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देयर इज अ चार्ज, लेट्स से 2 कूलम का चार्ज है बॉडी ए का। देयर इज अनदर बॉडी बी जो -2 कूलम चार्ज का है, ठीक है। देयर इज अ अनचार्ज्ड न्यूट्रल बॉडी सी। क्वेश्चन इज, फर्स्ट C touches A, getting it, then C touches B, then ultimately what is the final charge of C? This is the question. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 40 सेकेंड है। सर दोनों पे एक साथ टच होएगा क्या? क्या बोल रहे हैं? ए और बी पे दोनों पे एक साथ टच होएगा? नहीं नहीं नहीं, पहले ए पे टच हुआ, बाहर आया, सी फिर बी को टच हुआ, बाहर आया, और फाइनली उसका क्या चार्ज रहेगा ये बताना है आपको। ठीक है, दैट इक्विलिब्रियम चार्ज वुड बी +1 -2 upon 2, that is -1/2, which is 0.5 coulomb. समझा? तो फाइनल चार्ज of C would be nothing but 0.5 -0.5 coulomb. समझा? एवरेज निकालना रहेगा ना हमेशा। टच किया तो क्या करने का, जो दो चार्ज टच किया Q1 + Q2 upon 2। इक्विलिब्रियम चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला है, Q1 + Q2 upon 2, ये फॉर्मूला है। फिर वो निकला तो वो वही चार्ज लेके निकलेगा। समझ गए? पक्का?